गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9×10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम दिया हुआ है और कह रहा है कि 1/4πε का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, आसान है। सबसे पहले चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच जो आपका कूलम फोर्स होता है उसको निकालेंगे और जो फोर्स का जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्शन उसके इक्वेट करके हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग फाइंड करके पहले लिख ले। इसमें हमारा मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर का वैल्यू दिया हुआ 1.6 × 10⁻, आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1.6 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। और ये जब डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों का चार्ज आपको पता ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो सबसे पहले जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू चार्ज, तो दोनों पर चार्ज सेम रहेगा तो E² अपॉन R² हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू 9×10⁹ बोल रहा है क्वेश्चन में रखने के लिए, तो ये रख सकते हैं। आपका E का वैल्यू दिया हुआ 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर कर देते हैं और R का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻10, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली हो जाएगा, टोटल पे स्क्वायर कर लें तो ये इससे कट जाएगा और इसमें से आपका कितना 10 कम हो जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, 9×10⁹ और 10⁻⁻9 जो बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। अब कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उसको निकालना है, तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A बराबर हो जाएगा F/मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ ऑलरेडी आपका कितना 1.6 × 10⁻19, तो यहाँ पर रख देते हैं क्या चीज़, इसका वैल्यू। वैसे इसको भी आगे कर सकते हैं हम लोग, -18 तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना 9×10⁻, सीधे आपका बच जाएगा -9। ठीक है, इतना न्यूटन एफ ई का वैल्यू। तो अगर इसको हम लोग उठा के यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 9×10⁻−19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पर 9×10⁻31, 9×10⁻31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 31 में से 29 गया, आपका कितना हो जाएगा लगभग 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻22 हो जाएगा ए का वैल्यू, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें फोर्स आपको निकालना है, फोर्स निकाल लिए, फोर्स में सबका मान दिया हुआ है तो मान रख करके फोर्स निकाले और F बराबर M से आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस +Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the two charges becomes, A में ऑप्शन दिया 9F/16, B में 16F/9, C 4F/3 और D F दिया हुआ है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें एक चार्ज दो चार्ज दिया हुआ है ए और बी, जिसमें पहला चार्ज +Q है, दूसरा -Q। अब कह रहा है कि ए जो चार्ज है उसका 25% ट्रांसफ़र हो जा रहा है बी पे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज बड़ी है ए और यहाँ पे कोई चार्ज बड़ी है बी। अगर हम बात करें तो अगर चार्ज इसका +Q है और इसका -Q है तो अभी इस पर जो फोर्स लगेगा
अभी इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना, आपका के क्यू इंटू के क्यू वन क्यू टू या क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आर मान लेते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा। नाउ आपका इसका 25% ट्रांसफ़र हो गया तो इस पर बच जाएगा 75%, और इसके पास आ जाएगा प्लस का जो चार्ज आएगा इसके माइनस के पास, तो कुछ ना कुछ नेट चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसका, उसके पास जो क्यू के पास जो नया चार्ज बचेगा, क्यू के पास जो नया चार्ज बचेगा वो 75% पहले वाले का 75% बचेगा, यानी कि 25 या 75, 25 चौका 3Q/4 बचेगा क्यू के पास। और आपका क्यू बी के पास कितना बचेगा, नाउ अगेन क्यू बी के पास कितना बचेगा, तो पहले से माइनस क्यू है और उसका 25% आ गया, किसका, तो क्यू का 25%। ठीक है, क्यू का 25%, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो -4Q प्लस Q अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3Q/4, ये क्यू बी का वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो जो फोर्स होगा नया वाला फोर्स वो हो जाएगा के क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग मान रख रहे हैं क्यू ए और क्यू बी का, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 3/4Q इंटू क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा -3Q। अब मैग्नीट्यूड अब शो करेंगे यहाँ पर, तो आपका 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9, आपका हो जाएगा इधर से 16 हो जाएगा, तो 9/16, और इधर से क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब के था पहले से तो के रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो KQ²/R², तो यहाँ से पहले वाला फोर्स था, तो इसका मतलब ही हुआ कि जो नया फोर्स हुआ वो 19/16 19/16 मल्टी टाइम्स हो जाएगा किसका, तो पहले वाले फोर्स का, यानी कि 99F/16 आपका आंसर हो जाएगा नया फोर्स। बाद का फोर्स पूछ रहा है, फोर्स बिटवीन क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होने के बाद जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच वो फोर्स पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ट्रांसफ़र करने की बात बोल रहा है ए चार्ज से बी चार्ज पर, तो बी चार्ज आपका माइनस था और ए चार्ज प्लस वाला ट्रांसफ़र करेगा, तो दोनों का नेट चार्ज जो होगा वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और उस जब ए ट्रांसफ़र किया है 25%, तो ए के पास बचेगा 75%। ठीक है, तो 75% के हिसाब से ए के पास जो चार्ज बचेगा वो 3Q/4 बचेगा, और बी के पास जो चार्ज बचेगा, जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा -3Q/4। अब ये दोनों चार्ज के कारण हम लोग फोर्स निकाल लिए हैं। अब ये जो फोर्स आया है, जो नया वाला जो फोर्स आया है, ये फोर्स का मान इतना आया है 19/16 KQ²/R²। अब इसमें KQ/R² पहले वाला फोर्स था तो उसको रख दिए हैं, यानी कि 19/16 टाइम्स ऑफ क्या चीज़, जो पहले का जो फोर्स था उसके मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 9F/16 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड द अदर इज E + delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order of ... मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 1.67 × 10⁻27 kg। ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें डेल्टा ई का मान फाइंड करना है, किस ऑर्डर तक उसका मान होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नेट फोर्स 0 दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेट होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लिया जा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा वो दोनों का चार्ज थोड़ा सा से डिफर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे ई दे रहा है -E, और प्रोटॉन पे आपका +E + delta E है, यानी कि
कितना अंतर का है, तो डेल्टा ई का अंतर है, यानी एक हाइड्रोजन पे आपका डेल्टा ई हो जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन पे भी उतना ही चार्ज हो जाएगा, और दोनों के मास सेम लिया जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना है। तो देखते हैं इसको। देखिए इसमें मान लीजिए एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है एच एटम, ठीक है, और दूसरा आपका फिर ये हो जाएगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपका डी दिया हुआ है, ये भी आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगा वहीं आपका इस पे भी हो जाएगा। अगर हम बात करें नेट चार्ज इस पे कितना है, तो कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसी का प्रोटॉन कितने का अंतर है, तो एक पर माइनस ई है और एक पर आपका ई प्लस डेल्टा ई है, यानी कि क्यू नेट हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, ईच हाइड्रोजन पे आपका क्यू नेट का मान कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है और प्रोटॉन पे आपका ई प्लस डेल्टा ई है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो नेट चार्ज जो आएगा इस पे वो डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा ये कट जाने के बाद। तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे भी होगा, और दोनों का मास हमारा एम अगर लेते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, क्या चीज़ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो आपका हो जाएगा के, आपका के का मान 1/4 लिया जाता है, हमने शॉर्ट में ले लिया है, ठीक है। दोनों का चार्ज डेल्टा ई है तो डेल्टा ई का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जी, आपका दोनों का मास सेम है तो एम स्क्वायर, और दोनों का बीच डिस्टेंस हो जाएगा डी स्क्वायर। अभी दोनों नेट फोर्स क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नेट फोर्स आपका एफ नेट क्या है, जीरो। इसका मतलब आपका एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी। एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा। तो एफ ई का वैल्यू कितना है आपका, के डेल्टा ई होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख करके कटाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। इसमें आपका क्या हो जाएगा, के का वैल्यू आपका 9 × 10⁻⁹ होता है। वैसे यहाँ से हम कटा ही लेते हैं पहले, इससे ये कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और आपका आपका डेल्टा ई का वैल्यू फाइंड करना है, तो डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन के। अब यहाँ से हमारा वैल्यू रखना होगा, डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, जी का होता है आपका जी का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 6 जी का जो वैल्यू होता है वो 6.67 10⁻⁻11। उसके बाद मास दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1.6 × 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा के का वैल्यू आपका 9 × 10⁻9 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन में अगर देखें तो सब में डिफरेंस ज़्यादा का है, तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगा वो उसके अनुसार हमारा आंसर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 11 है -11, ठीक है, और यहाँ पे 27 दूना 54 -54 हो जाएगा, नीचे से माइनस आएगा ऊपर जा कर के, नीचे से प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये जाकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो लगभग आपका हो जाएगा कितना, 20 और 27 दूना 54, 54 और 20 आपका 74, 74 का मतलब हुआ आपका लगभग 2 दशमलव यहाँ पे है, 1 दशमलव यहाँ पर है, स्क्वायर करेंगे तो 2 दशमलव ये हो जाएगा, 2 दशमलव यहाँ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 74 4 78 हो जाएगा। अब 78 का रूट निकालेंगे तो हमारा उसका आधा हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका कितना आना चाहिए, 35 दूना 70, 37 दूना 74, तो लगभग 37 के आसपास होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि आपका लगभग कितना आ रहा है, तो आपका 78 के आसपास आ रहा है, 10 के पावर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 के पावर 37 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 के पावर -37 कूलम के ऑर्डर के आसपास होगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। इसमें हमने सबका मान रखा है, तो रख करके हमने चेक किया, 0.2 अंक है इसमें दशमलव स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक इसमें आ जाएगा, 4 अंक हो जाएगा, 10 के पावर -4 ये हो गया,
और ये 9 ऊपर जाकर -9 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 4 24 हो जाएगा, और 27 दूना 54 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, 24 और 54 78 लगभग हो जाएगा। 78 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 74। 78 का मतलब हो गया आपका 35 दूना 70। लगभग इसी के आसपास होगा आंसर, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन आपका नहीं दे पाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑर्डर में आपका मान नहीं पूछ रहा है, केवल उसका पावर पूछ रहा है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है 10 के पावर कितना पावर आपका आएगा, तो लगभग आपका इसके आसपास होगा, जो कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये जो चार्ज है, नेट चार्ज है एक एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का। तो एक हाइड्रोजन एटम पर क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज रख रहा है, प्रोटॉन इतना चार्ज रख रहा है, तो इस पर कितना नेट चार्ज आया होगा। दोनों जोड़ेंगे तो आपका डेल्टा ई के बराबर इस पर चार्ज आएगा, वहीं चार्ज इस पर भी होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम लिया जा रहा है और दोनों का मास सेम लिया जाएगा, तो इसलिए दोनों के बीच लगने वाला फोर्स पहले निकाल लिया गया। और फोर्स निकालने के बाद आप फिर से क्या कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। या क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट फोर्स दोनों जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद आपका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट by two massless string of length L are initially at distance d apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approaches each other with velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the sphere, as आपका ऑप्शंस दिया हुआ है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2, c में कह रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इनवर्स, और d में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, यानी x का पावर 1/2। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा देखने में लंबा है, लेकिन बस लैंग्वेज भर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इसमें बस कह रहा है कि दो चार्ज बॉडी क्या है, कॉमन पॉइंट से लटकाया हुआ है, दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल मास, सब कुछ सेम है। और कह रहा है कि दोनों चार्ज सेम होने के चलते रिपल्सन के कारण वो डी डिस्टेंस से क्या है, अपार्ट है। और दोनों जिस स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है उस स्ट्रिंग का लंबाई भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही क्या हो रहा है कि हवा में उसका क्या हो रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, लीक हो रहा है, मतलब हो रहा है न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, लीक होगा हवा में, तो चार्ज का मान जब कम होगा तो फोर्सेस कम लगेंगे, तो सेपरेशन धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही नज़दीक आएगा तो हमारा कह रहा है कि उसका जो रेट है वो रेट बताना है, मतलब चार्ज के लीक होने का जो रेट है वो बताना है। ठीक है, वही कह रहा है कि भी वैरीज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के हिसाब से भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका एक ही कॉमन पॉइंट से दो चार्ज क्या है, सस्पेंडेड है, जिसमें रस्सी की लंबाई आपका दोनों का एल है। मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज, दोनों पे चार्जेस अगर क्यू क्यू है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी और ये चार्ज बॉडी, दोनों का चार्ज क्या है, क्यू है, रस्सी की लंबाई आपका एल है, और दोनों रिपल्सन के कारण आपका डी डिस्टेंस है अपार्ट है। ये कितना डिस्टेंस है, तो डी डिस्टेंस है। और कह रहा है कि दोनों की रस्सी की लंबाई एल है, तो बताना है कि जब चार्ज इसमें से लीक करेगा तो दोनों का चार्ज जब कम होगा तो रिपल्सन कम होने के चलते धीरे धीरे नज़दीक आएगा। तो नज़दीक आने का जो रेट है, स्पीड बताना है आपको एक्स के हिसाब से, मतलब भी जो है वेरी करेगा एक्स के हिसाब से। तो अगर हम बात करें कि अगर ये जो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ था, मान लेते हैं यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका जो हमारा दिया होगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। ठीक है, सॉरी ये आपका x के हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि ये अगर थीटा है तो हम देख रहे हैं इसमें रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा, इसमें भी इधर लगेगा। ठीक है,
अगर हम बात करें कि ये जो रस्सी है इसमें जो टेंशन होगा टी, ठीक है, टेंशन टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेज है, दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है, तो मास इसमें भी तो मास होगा, इसमें भी मास होगा, तो मास अगर एम मान लेते हैं तो इसका एम जी फोर्स नीचे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल थीटा है ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में अगर रिलेशन देख लें तो हमारा आसान हो जाएगा। तो ये आइए देख लेते हैं, टी बैलेंस करेगा किसको, टी बैलेंस करेगा, यानी टी का जो ये इधर से थीटा है 90 माइनस थीटा है, तो इधर से आपका थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर जो कंपनी गिरेगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा, टेंशन जो रस्सी में टेंशन फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा क्या चीज़, टी साइन थीटा। तो टी टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ ई को। तो नाउ हम क्या देख रहे हैं, टी कॉस थीटा आपको इक्वल करेगा किसको, एम जी को, और टी साइन थीटा आपको इक्वल करेगा किसको, आपका एफ ई को, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अब इसमें इससे भाग दे दें, मान लीजिए 1 और 2 है ये, नाउ 2/1 कर देते हैं, अगर 2/1 कर दें तो हमारा साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, साइन बटा कॉस टैन हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, और इधर से एफ ई बटा क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अब देखिए टैन थीटा का मान अगर निकालना हो तो ये तो हमारा x/2 है, ये भी x/2 है यहाँ से, तो ये जो है अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो टैन थीटा हमारा निकल जाएगा कैसा, p/b से, ठीक है। तो हमारा कैसे निकलेगा, तो अगर हम देखें p/b अगर l दिया हुआ है तो ये x/2 है और ये l है, तो बेस का ये देखिए इसके सामने का ये जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल को उठा रहे हैं तो इसके सामने ये p का काम करेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस का मान कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर में का बेस का स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टेन थीटा बराबर p/b होगा, यानी x/2 इज बाई कितना हो जाएगा आपका, इसका जो मान होगा वो, तो उसका मान कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई। तो एफ ई का वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों का चार्ज सेम है तो, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या चीज़, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, इसका मान लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और आपका पहले से एम जी है तो एम जी रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x/2, और इधर से हो जाएगा कितना, l² x²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कितना, 4l² माइनस x² तो 2 से ऊपर ले जाकर 2 कट जाएगा, तो सीधे आपका हो जाएगा कितना, 4l² माइनस x² रूट में और /2 हो जाएगा बाहर इसमें, ठीक है, और इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई x² mg। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 से ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, और x बटे इतना बचेगा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं x बाई रूट अंडर आपका 4l² माइनस x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई x² mg हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको ले आकर उधर कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, x³ × mg, और इसको इधर लगा गुना कर लेते हैं, तो हमारा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सेपरेशन है ये इसके तुलना में बहुत ही छोटा है, मतलब हुआ x मच लेस देन किससे, l से तुलना में अगर छोटा हो तो जाहिर सी बात है इस छोटा का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होता है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाता है, और छोटा वैल्यू होते जाता है, तो स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको अगर 0 मान लें तो ये बच जाएगा केवल। तो ये बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, और टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एफ ई को। यहाँ से दोनों का मान निकाल कर टैन थीटा का मान निकाल, टैन थीटा में p/b होता है, तो इस एंगल के लिए ये p का काम करेगा, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये p का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा,
तो p बाई बी होता है, तो p का मान आपका x/2 है और बेस का मान हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लिए। यहाँ से आपका एफ का मान रख दिए हैं, एम जी आपका ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा। अब इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। जब x बहुत छोटा है l से, तो ये अगर जीरो कर दें तो फाइनली हमारा x बाई क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो रूट अंडर 4l² इज इक्वल टू हो जाएगा KQ² अपॉन x² इंटू एम जी। अब ये हो जाएगा 2l हो जाएगा सीधे, ये इसको ले गुना कर दे तो XQ इंटू एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा KQ² और 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब हमको x और q के बीच रिलेशन अगर देख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एम जी कॉन्स्टेंट है, k कॉन्स्टेंट है, l और 2 सब कॉन्स्टेंट है, तो हमारा क्या देख रहे हैं, क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू हो जाएगा। क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एक्स क्यू के, क्योंकि बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो जब बाकी कॉन्स्टेंट है तो इसके बीच रिलेशन। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट कर ले तो हमारा रेट निकल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो चार्ज के लीक होने का जो रेट होगा Q/T निकल जाएगा, और इससे हमारा देखते हैं क्या आता है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर को हम लोग रेट से क्या कर लें, हम लोग dt/dt कर लें, तो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रह जाएगा और dx/dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना 2, क्योंकि चार्ज आपको वेरी कर रहा है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो q आपका हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू dq/dt हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से अगर देखें तो आपका हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला से चलाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, पहले x पावर n फॉर्मूला पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2q हो जाएगा, और फिर dq जो बचेगा dq/dt रह जाएगा। फिर इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर 3 इंटू x² हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा, dx/dt बचेगा। क्यों, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉरी यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनलिटी है सिंबल। अब इसको हम लोग इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में चार्ज का रेट कांस्टेंट था, पहले क्वेश्चन जो लिखा था उसमें चार्ज का रेट कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट हमको बनाने के लिए इसको अकेले अगर क्यू छोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा पोर्शन जो है ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको स्क्वायर जाकर इधर चला जाएगा, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x⁻³ अब ये जो है इसका रेट अगर निकालें तो डी इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड dq/dt कर दें तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो आपका dx⁻³/2/dt के। अब ये रेट जो है आपका कांस्टेंट रहेगा dq/dt के, कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपका 3/2 हो जाएगा इंटू एक्स का पावर आपका 3/2 माइनस 1 कर देंगे, फिर आपका dx/dt बचेगा। ठीक है, अब ये जो है आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा, और dx/dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस में अगर क्या होगा, जो रेट देखेंगे डिस्टेंस का वो आपका वेलोसिटी या स्पीड दे देगा, तो ये स्पीड हो जाएगा। और ये जो रेट है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कांस्टेंट में कांस्टेंट से ले आकर भाग दे दें तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये ले आकर के नीचे क्या हो जाएगा 1/x का पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो dx/dt के, यानी कि वेलोसिटी के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x का पावर माइनस 1/2। समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ है, हमने q का केवल वैल्यू निकाला है, यहाँ से इस स्क्वायर जो है इधर आकर 3/2 हो जाएगा, और dq/dt डिफ्रेंशिएट किए हैं तो dq/dt आपका इतना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 3/2 पहले आ जाएगा। फॉर्मूला होता है x का पावर n का n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो उसी फार्मूला पे हमने रख दिया, 3/2 आगे आ गया और 3/2 माइनस 1 कर दिया, तो ये हो गया, और dx/dt बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ले आकर भाग दे, कांस्टेंट बचेगा, और कांस्टेंट जो रहेगा वो प्रोपोर्शनलिटी में हटा करके सोचेंगे वेरिएबल वैल्यू के साथ, तो ये वेरिएबल वैल्यू ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अगर इसको ले आकर डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट तो अलग हट जाएगा, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका डिपेंड कर जाएगा, x का पावर 1/2 से वेलोसिटी डिपेंड कर जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिएगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन शायद था ये।
बी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट कर दिया था, तो जब रेट कांस्टेंट करेगा तभी वेलोसिटी का हमको वेरिएशन देखेंगे एक्स के साथ। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो इस पर भी डिपेंड कर जाता। कांस्टेंट है इसीलिए ये इसको हम लोग कैंसिल करके कांस्टेंट का वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट ही रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई यूज नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, भाग दे देंगे, बचेगा ये और ये। तो ये ले आकर भाग दे देंगे कांस्टेंट में, तो 1/, इतना हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये वेलोसिटी बन गया, तो आपका इसका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन अगर ये लगता है तो उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्पीड में ला करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, आपका डॉट डॉट फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें कह रहा है ई बीइंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज है वो ई है। ऑप्शंस दिया हुआ है और बताना है आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, कह रहा है कि दो गो चार्ज है जिसमें से आपका सेपरेशन डी डी दिया हुआ है और दोनों पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आयंस है और दोनों पे लगने वाले फोर्स एफ है। किस कारण से लग रहा है? तो वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन, दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स जब मिस कर रहा है तो उसके कारण बताना है आपको। तो क्यू का वैल्यू उसी के कारण आया होगा कि दो पॉजिटिव आयंस है, तो आयन कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, या तो उस पर इंक्रीज करता है, नहीं तो डिक्रीज करता है, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ता है या घटता है, तो उसके कारण। तो वही कह रहा है कि मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो जिस पे से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा दूसरे पे चला जाएगा, तो एक पर माइनस चार्ज एक पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो दोनों का चार्ज हालांकि मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन आपका नेचर बस अपोजिट हो जाएगा। तो वहीं मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण बताना है कितना इलेक्ट्रॉन मिस कर रहा है, जिसके कारण चार्ज उस पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, डी सेपरेशन आपका डी है, और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है कितना मिस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अरे यार, तो हम लोग ने क्या देखा इसमें कि अगर ये जो है सेपरेशन डी है, सेपरेशन क्या है? डी है, और इलेक्ट्रॉन्स एन निकल के इस पे आ रहा है, तो इस पे प्लस क्यू एन ई हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू बराबर एन ई हो जाएगा। दोनों पे लगने वाला फोर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपका एफ का वैल्यू में क्यू बराबर एन ई रख दिए, तो एन ई बाई डी हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए। अब ये इस चीज़ को इधर ले गए हैं, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, डी स्क्वायर कम उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो केवल एन स्क्वायर बचेगा। तो एन स्क्वायर बचेगा, इतना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा इधर, तो आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और समझ में भी आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। एन इलेक्ट्रॉन निकलने के चलते ये दोनों बॉडी जो है चार्ज हो जा रहा है, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन हो जाएगा। सेपरेशन डी दिया हुआ है, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बताना है जिसके कारण इस पर जो है आपका आयंस आ रहा है। ठीक है, तो क्यू बराबर एन ही होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, दोनों पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज रेडियस आर। द कूलम फोर्स एफ बिटवीन द टू इज, दोनों के बीच कूलम फोर्स कितना होगा ये बताना है। आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है सभी क्वेश्चन, सारे का आंसर। ठीक है, आर क्या कैप दिया है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में है। तो देखते हैं इसको। देखिए, इसमें मान लीजिए कोई दो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स तो बताना है हम लोगों को। तो मान लीजिए इस बॉडी का चार्ज यहाँ पे दिखाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर अगर ले लें, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लें? आर ले लें, तो दोनों पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस पे लगेगा फोर्स इधर, इस पे लगेगा इधर,
तो ये दोनों फोर्स इक्वल होगा सेम, और दोनों पे चार्ज ई हो जाएगा, इस पे ई प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स को अगर वेक्टर में लाना है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इधर दिखाना होगा। ठीक है, आर कैप, और इस फोर्स को अगर वेक्टर में दिखाना होगा तो इधर की ओर यूनिट वेक्टर दिखाना होगा इसी डिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स का जो फॉर्मूला चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ई इंटू ई हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यूनिट वेक्टर लगाना होगा। इस फोर्स को इधर दिखाना है वेक्टर फॉर्म में, तो इधर ये यूनिट वेक्टर लगेगा। ठीक है, और इस फोर्स को इधर दिखाना है तो इधर वाला यूनिट वेक्टर से गुना कर लेंगे। तो कोई भी फोर्स निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, इसको के कह दें, इसको ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कर दें, और वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग आर कैप लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से गुना कर लेते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। अब ये आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आर कैप की जगह पे इतना भी तो रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर रख दें के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटा आर कर दें तो हमारा हो जाएगा के ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म में मान होगा के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर फॉर्म में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के ई स्क्वायर बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस भी है प्लस भी है, तो इसका मतलब माइनस प्लस दोनों का इस्तेमाल किया है वेक्टर फॉर्म में। तो अगर देखें तो प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है। दोनों का मान अगर वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो माइनस में ही प्लस में ही दिखाया जाएगा। तो आपका हो जाएगा कैसे, माइनस के ए स्क्वायर बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक प्लस एक माइनस चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस चार्ज है, दोनों गुना करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। आर कैप बराबर इतना होता है, इसका मान हमने रख दिया और एफ का वैल्यू आपका निकाल लिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन एटम था, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने बाहर दिखाया यहाँ पे। ठीक है, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन ही काम करेगा केवल। ठीक है, और ये जो आपका डिस्टेंस है वो आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आर। तो उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑप्शंस में बताना है, डिक्रीज के टाइम्स, इंक्रीज के टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकम्स 1/k² टाइम्स। जो नया मीडियम में हम लोग जो बॉडी को रखेंगे, चार्ज को रखेंगे, तो दोनों बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका। मान लीजिए कोई दो चार्ज बॉडी है, इसमें कह नहीं रहा है चार्जेस का वैल्यू, ठीक है, लेकिन दोनों चार्ज बॉडी को किसी वैक्यूम में रखा हुआ है पहले। ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपका डी दे रखा है, ये क्यू है ये क्यू है। ठीक है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, Q1 Q2 ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पे जो लग रहा है फोर्स, सपोर्टेड रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैक्यूम में पहले रखा हुआ है, तो जो वैक्यूम में रखा हुआ है तो हम लोग इसको एफ नॉट से हम सिंबल दे सकते हैं, शून्य में रखा हुआ है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो होता है, वो मीडियम का जो नेचर होता है वो एप्सिलॉन नॉट से उसका नेचर से दिखाया जाता है, परमिटिविटी। और आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ नॉट आपका हो जाएगा, ये तो हो गया आपका मान लीजिए फर्स्ट। अब इसको कह रहा है कि दूसरे मीडियम जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के दिया हुआ है, उसमें अगर रख दें तो फोर्स पर क्या असर आएगा। तो नाउ अगर मीडियम में अगर उठा कर रख देते हैं तो उस मीडियम का हमारा जो फोर्स होगा वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सपोज दैट इस चीज़ को अगर हम देख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन
डी स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इसके फोर्स को अगर हम सीधा एफ नॉट ही रहने दें, इसको एफ एम रहने दें, तो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के दिया हो उसका रेशियो क्या कहता है, उसका डिफिनेशन क्या कहता है, के इज इक्वल टू होता है फोर्स इन वैक्यूम बटा फोर्स इन मीडियम। तो हमको तो इसी को फाइंड करना है, ठीक है। ये दिया नहीं है, कितना होगा ये बताना, क्योंकि डी और Q1 Q2 तो दिया नहीं है, तो हम अगर इसको अगर नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। तो अगर उसी में हम अगर के एफ एम का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी एफ नॉट बाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम हो जाएगा। इसका मतलब ही हुआ ये जो फोर्स है, नया जो फोर्स है मीडियम में आने के चलते, वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले फोर्स जो पहले जो फोर्स लग रहा था वैक्यूम में, उस फोर्स में के से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नया फोर्स लग रहा है वो कम ही होगा, यानी डिक्रीज किया। तो कितना टाइम्स, तो डिक्रीज कर रहा था, के टाइम्स डिक्रीज बोलेंगे, या 1 बाई टाइम्स हो जाएगा जो वैक्यूम का फोर्स उसके। तो कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका एक ही में है जो डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन ये, सीधे आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया होगा, मीडियम का फोर्स वैक्यूम का फोर्स एफ है, तो मीडियम का फोर्स कितना होगा, तो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू ए में दिया -q/4 प्लस q माइनस क्यू प्लस q/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि कौन सा चार्ज हम दो चार्ज के बीच में रखें, उस चार्ज का मान बताइए कि दोनों चार्ज बॉडी को वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखे, ठीक है ना, और दोनों के मिड सेंटर पॉइंट पर वो चार्ज रखा हुआ है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे क्यू, ठीक है, और ये भी चार्ज आपका क्यू है। दोनों को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन के कारण क्या होगा, मूव कर जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो उसको इक्विलिब्रियम ही रखने के लिए क्या करना है, तो क्यू चार्ज का मान बताना है सेंटर पर अगर रखते हैं तो सेंटर पर रखेंगे तो इधर से एक्स डिस्टेंस, इधर भी एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, और इसी पे क्यू का मान बताना है आपको, ठीक है, कितना होगा इसका मान, ठीक है ना, क्यू इज इक्वल टू कह रहा है, क्यू का मान कितना होगा, तो इस क्यू का मान निकालें तो यही इसको रोकेगा, यानी कि ये इस पे क्या कर रहा है, ये दोनों आपस में रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, अपने तरफ खींचेगा, जाहिर सी बात इसका नेचर निगेटिव होगा। तो निगेटिव दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए और सी। अब कितना होगा ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स, आपका फोर्स पहले निकाल लेते हैं, इसके कारण फोर्स जो होगा इसके लगने वाले फोर्स से क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम होगा। इसके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, ये वाला चार्ज इस पर लगा कर फोर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका क्या चीज़, एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कौन सा आपका एफ के इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दोनों के बीच का सेपरेशन x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इसका अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लस लिख सकते हैं, अगर माइनस लेना चाहते हैं तो माइनस ही हो, क्योंकि ये तभी बैलेंस होगा जब ये माइनस होगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड में निकाल करके बाद में नेचर हमको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। पहले क्यू का मान कितना आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तो क्यू का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका वैल्यू कट जाएगा, क्यू के से के कट जाएगा, ठीक है, एक क्यू से एक क्यू कटेगा, तो आपका उधर क्यू बचेगा, इधर आपका 4x² हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका q/x²। तो इसी क्यू का मान निकालना था, x² से x² कट जाएगा, तो q इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका q/4, यानी क्या हो जाएगा, तो बैलेंस करेगा तो ये q/4 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ए में, ठीक है। और नेचर क्या होगा, अपोजिट नेचर का, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो ये माइनस वाला ही बैलेंस करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के चलते वो दोनों चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन कह रहा है कि थर्ड चार्ज एक ऐसा है जो कि मिड पॉइंट पर रखा हुआ है दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के, तो वो चार्ज का मान कितना रखें ताकि दोनों के जो फोर्स लग रहा है उसको मेंटेन करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, ठीक है। तो वही कर रहा है कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स को क्या कर लेंगे, एक ही बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे तो दूसरा बॉडी उसी तरह आ जाएगा।
तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला इसके कारण फोर्स, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो यहाँ तक आज के लिए धन्यवाद।